हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 की समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारतीय समाज। देखिए, हमारा इसी क्रम में अध्याय 5वां चल रहा था, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। तो आज हम यहाँ पर जो है पार्ट 2 कवर करेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हमने पिछले अध्याय में SC और ST जातियों के बारे में जान लिया था। इसके अलावा अस्पृश्यता पर भी चर्चा कर ली थी। तो आज हम यहाँ पर एक अगले वर्ग पर पहुंचेंगे, इसे हम OBC के नाम से जानते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो अस्पृश्यता थी यानी अनटचेबिलिटी थी, वो सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक स्पष्ट और व्यापक रूप था। OBC है क्या, सबसे पहले जान लेते हैं OBC है क्या। देखिए, अगर आप सामाजिक क्रम में देखें, सामाजिक वर्ड क्रम में देखें तो हमारे 4 वर्ड बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ऊपरी पायदान पे ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सबसे नीचे जो वर्ग आता है उसे अछूत माना जाता है, अनटचेबल। यानी कि हमने पिछले वाले पार्ट में यह भी चर्चा की थी कि अनटचेबल को वास्तव में कोई सोशल क्लास ही नहीं दी थी, कोई सामाजिक परिस्थिति दी नहीं थी उसे, कोई सामाजिक स्टेटस था ही नहीं उसका। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सबसे निचला वर्ग है हिंदुओं में, अगर देखा जाए सबसे निचले पायदान पर जो वर्ग है, यानी कि शूद्र में जो वर्ग है आपका, शूद्र में वर्ग में ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो कि आपकी अनटचेबल तो नहीं है, यानी कि अस्पृश्य जातियां तो नहीं है, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार बिल्कुल शेड्यूल कास्ट की भांति किया जाता है, यानी कि अनुसूचित जातियों की भांति उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो हमेशा से एक मांग रही है लोगों की, कुछ समाज सुधारकों की, समाजविदों की, कि भाई ये जो जातियां हैं इन्हें SC में तो शामिल किया नहीं गया है, तो इन जातियों को आइडेंटिफाई करके इनके सामाजिक और शैक्षिक रूप से सुधार के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएं। तो इसलिए इन जातियों की पहचान की गई और इनको जो है एक समूह में रखा गया, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग नाम दिया गया। तो यहाँ पर भाई बताया गया है कि किंतु जातियों का एक काफी बड़ा समूह ऐसा भी था जिन्हें नीचा समझा जाता था और उनके साथ तरह तरह का भेदभाव भी बढ़ता जाता था, लेकिन उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। जैसे सेवा करने वाले शिल्पी, कारगर जातियां हैं ये, जिन्हें जातीय सोपान में सबसे नीचा स्थान प्राप्त है, यानी बिल्कुल इन्हें अधिकार जो दिए गए थे, इन्हें जो अगर सामाजिक वर्ग क्रम में देखें तो इन्हें बिल्कुल जो SC जातियां हैं यानी अनुसूचित जातियां, उनके समान ही दिए गए थे, हालांकि इन्हें अछूत नहीं माना जाता था। तो ऐसे समूहों का जाति पर आधारित होना जरूरी नहीं है, लेकिन वे आमतौर पर किसी जाति के नाम से ही पहचाने जाते हैं और इन समूहों को यहाँ पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा गया, यानी इनको जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं इनकी संज्ञा दी गई इन समूहों को। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये ना तो जातिक्रम में अगड़ी कही जाने वाली ऊंची जातियों के हिस्से रहे और ना ही निम्नतम सोपान यानी दलितों में जो आते हैं उस सोपान पर भी ये नहीं है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो जाति धर्म हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि भारत में जितने भी धर्म मौजूद हैं उन सब में भी आपको यहाँ पर जातिगत भेदभाव देखने को मिलेगा। हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आपको पता होगा, मैंने एक बात आपको बताई थी, भारत में क्या हुआ है, धर्मांतरण हुआ है। भारत में क्या हुआ है, धर्मांतरण हुआ है। यानी कि यहाँ पर अगर जो सनातन संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति से जो लोग उपेक्षित थे, यानी जिनको सनातन संस्कृति में सबसे निचला पायदान प्रदान किया गया था या फिर जिनके साथ भेदभाव हुआ था या कुछ लोगों को प्रोत्साहन भी दिया गया है धर्म चेंज करने के लिए, तो वो लोग जब अन्य धर्मों में गए हैं तो अपनी जो जाति व्यवस्था वाली परंपरा है वो उन धर्मों में भी लेकर गए हैं। अगर आपने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर इस बात का बड़ा स्पष्ट जिक्र किया गया है कि जो ऊंचे जाति वाले जो लोग थे जिन्हें प्रोत्साहन दिया गया कि आप मुस्लिम बन जाइए, और जो लोग मुस्लिम भी बन गए तो उन्होंने ये किया कि अपनी जाति यानी अपना जो ऊंचाई वाला स्टेटस था उन्होंने वहां पर भी मेंटेन रखा है। तो ऐसे करके अन्य धर्मों में भी जाति व्यवस्था का बोलबाला हो गया है और ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको ये दिखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर यही स्थिति देखी गई कि हमारे यहाँ जाति अपने केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रही है, बल्कि सभी प्रमुख भारतीय धर्मों में घुस आई है। इसलिए अन्य धर्मों में भी पिछड़ी जातियां पाई जाती हैं और इनका भी समान परंपरागत व्यावसायिक पहचान होती है जैसा कि हिंदुओं में है। तो यहाँ पर समान जो है यहाँ पर मिलते जुलते हैं, यानी समान गुण यहाँ पर आप पाएंगे हिंदू जातियों में भी और अन्य जातियों में भी, यानी अन्य धर्मों की जातियों में। तो उन्हें आइडेंटिफाई करके OBC वर्ग में रख दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो OBC वर्ग है, वास्तव में पिछड़ा वर्ग जिसे हम कहते हैं, ये दलित और आदिवासियों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण समूह है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं है। जैसे दलितों में क्या है कि कुछ जो जातियां हैं जो कि सबसे निचले पायदान पे मानी जाती हैं वो हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर विविधता वाली स्थिति है। यहाँ काम करने वाली निचले पायदान पर काम करने वाली जातियां हैं, उनमें भी एक दिक्कत है। जो निचले पायदान पर काम करने वाली जातियां हैं उनमें से कुछ जातियों को सबसे नीचा माना गया है, जबकि कुछ जातियों को उनमें ऊंचा मान लिया गया है, यानी ये भी एक दिक्कत है। तो यहाँ पर इसे विविधतापूर्ण समूह बताया गया है। भारत में जवाहरलाल नेहरू जो है, तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर अपने प्रधानमंत्रित्व में रहते हुए पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक आयोग स्थापित करने का यहाँ पे विचार रखा था और उनकी सहमति से
काका कालेलकर की अध्यक्षता में, यानी कि आप देखेंगे काका कालेलकर की अध्यक्षता में यहाँ पर प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना की हुई थी 1953 में। हालांकि उसकी जो अनुशंसाएं थी, उसकी जो रिपोर्ट वगैरह थी, तो वो उस समय ठंडी बस्ती में चली गई। ठंडी बस्ती में चले जाने का रीज़न ये था क्योंकि सबको पता है अभी अभी देश आज़ाद हुआ है। 1947 का हमने दंश झेला है, 1947 में हमने एक भारी दंगा फसाद झेला है। अभी अभी हमारे यहाँ सुधार होने स्टार्ट हुए हैं, राजाओं ने अपनी अपनी जो गद्दी छोड़ी है। अब ऊपर से हम इस तरह की यहाँ पर अभी ये चीज़ें स्टार्ट करवा देंगे तो फिर से हमारे यहाँ एक कलह वाली स्थिति क्रिएट हो जाएगी, यानी आंतरिक द्वंद्व छिड़ जाएगा। तो बेटर यही है कि इस पर अभी चुप्पी साध ली जाए। तो यहाँ पर वही होता है कि जो काका कालेलकर की जो रिपोर्ट थी, इस पर ये लोग साइलेंट हो गए हैं कि इन्होंने यही देखा है कि अभी तो हम हाल में आज़ाद हुए हैं और हमारे यहाँ अभी देश स्थिर नहीं हो पाया है, तो ऐसे किसी मुद्दे को अभी यहाँ पर हवा ना दी जाए। तो इसकी जो अनुशंसाएं वगैरह थी वो ठंडे बस्ते में पड़ी गई, यानी कि यहाँ साफ साफ लिखा है ठंडे बस्ते में इसकी जो है वो डाल दी गई हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँचते हैं। तो जब 5वें दशक में हम आते हैं तो हम यहाँ पाते हैं जो ओबीसी वाला मुद्दा है ये क्षेत्रीय मामला बन गया है, यानी क्षेत्रवार राजनीति जब हावी हुई है, क्षेत्रीय स्तर पर तमाम राजनीतिक दलों का उदय हुआ है, तब यहाँ पर जो अन्य पिछड़ा वर्गों की ये मांग यहाँ पर की जाने वाली जो मांग है वो यहाँ पर सब जगह देखी जाने लगी है। यानी सभी लोग यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्गों की भलाई के लिए मुखर रूप से मांग करने लगे हैं। तो यहाँ पर राज्य स्तर पर इस पर कार्रवाई भी की गई है। तमाम राज्यों ने जो है ओबीसी जातियों को आइडेंटिफाई करके इसके लिए इन्हें कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई हैं, इनको आरक्षण वगैरह भी दिया है, जैसे बिहार में दिया गया। दक्षिणी राज्यों में भी आप देखेंगे, दक्षिणी राज्यों में भी यहाँ पर ओबीसी के कल्याण के लिए एक आंदोलन छिड़ा और इन्हें आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें आइडेंटिफाई करने का काम कहाँ हुआ है वो भी बताया गया है। ये तब हुआ है जब अन्य पिछड़ों वर्ग का जो मुद्दा था ये केंद्रीय स्तर पर 1970 के दशक के आखिरी दशकों में फिर से उठा है, खास करके इमरजेंसी के दौरान। और जनता पार्टी ने शासन की बागडोर उसके बाद संभाली है। तो जनता पार्टी ने यह किया है कि भाई बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया है और इसका भी काम वही था कि पिछड़ी जातियों की पहचान करना और उनका पिछड़ापन कैसे दूर हो उसके उपाय बताना। हालांकि आप सभी को पता है उस समय राजनीतिक अस्थिरता के चलते जो जनता पार्टी की सरकार है उसको अपनी पद छोड़ना पड़ा है और जनता पार्टी की सरकार जो गिर गई है। तो ये भी जो है उस समय जो अनुशंसाएं थी इसकी दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की, ये भी उस समय ठंडे बस्ते में ही रही हैं। हालांकि जब 1988 के चुनाव थे, 88 के चुनाव से पहले ये बात रखी गई है कि भाई अगर हम फिर से सत्ता में आते हैं, जनता पार्टी जो थी उसने फिर से यही बात रखी, तो हम यहाँ पर पिछड़ा वर्ग वाली आयोग वाली जो अनुशंसाएं हैं, यानी बीपी मंडल वाली जो अनुशंसाएं हैं उनको लागू करेंगे। तो 1990 में यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे करके पिछड़े वर्ग को यहाँ पर राजनीतिक रूप से मान्यता मिल गई है। तो यहाँ पर उस समय आप सभी को पता भी होगा और आप जानते भी होंगे अगर आपने अखबार वगैरह पढ़े हैं, उस समय ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं देश में दंगे फसाद भी हुए थे। इसको लेकर तमाम स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी। लोगों को लगने लगा था कि भाई अब आरक्षण आ जाएगा इतना ज़्यादा तो नौकरियाँ खत्म हो जाएंगी, कहाँ से यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ सालों में स्थिति नियंत्रित भी हो गई। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार वाला जो मुकदमा है वो इसी से संबंधित है, अगर आपने पढ़ा है, मैंने बताया भी है इसके बारे में आपको। तो यहाँ पर हम इसी तरह से ये देखते हैं, यहाँ पर इन्हें जो है संवैधानिक रूप से मान्यता भी मिल गई है 1989 में आकर। यहाँ पर हम देखते हैं 1990 के दशक से हमें उत्तर भारत में अन्य पिछड़े वर्गों और दलितों दोनों में ही निचली जातियों के आंदोलन में फिर से तेजी दिखाई दी है। यानी कि फिर से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक तो जब इन्हें मान्यता मिल गई इसके बाद भी पिछड़े वर्ग के आंदोलन और सक्रिय हुए हैं और दलित आंदोलन भी सक्रिय हुए हैं। रीजन ये था इनके सक्रिय होने का क्योंकि इनको लामबंद करने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। लामबंद का मतलब क्या है, इनको एकजुट किया जाए, इकट्ठा किया जाए। क्योंकि जब स्थानीय दलों का उदय हुआ है तो स्थानीय दल या क्षेत्रीय दल जो उदय हुए थे वो जातिवार रूप से उदय हुए थे, यानी खास करके किसी पर्टिकुलर कास्टिस को टारगेट करने के उद्देश्य से वो लोग यहाँ पर उदय हुए थे। उन्होंने अपना समीकरण इस हिसाब से स्थापित किया था कि हमें इतने इतने पार्टियों में हमारी जो है इतनी जातियों के वोट मिल जाए तो हमारी सीटें निकल जाएंगी। और ये प्रयोग सफल भी हुआ। अगर आपने देखा होगा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आपके माइंड में नाम आ गए होंगे उन पार्टियों के, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये जो दल है ना, ये दल इसी उद्देश्य से यहाँ पर बने थे कि भाई ये जातियाँ हैं इनको हम लामबंद कर लेते हैं, पिछड़े वर्ग वाली जातियाँ हैं दलितों को लामबंद कर लेते हैं तो अपनी यहाँ पर सरकार बन जाएगी, और सरकारें बनी भी हैं। तो उस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके अधिकारों की बात को और तेजी से फिर रखा गया है। हाल के सर्वेक्षण वगैरह यहाँ पर हुए हैं तो इन सर्वेक्षणों से ये पता चलता है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या है इसमें पिछड़े वर्गों का जो प्रतिशतांश है, यानी इनका परसेंटेज है, वो लगभग 41% है, यानी 41% इनका परसेंटेज है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इनकी संख्या अच्छी खासी है। उच्च स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग, देखिए जो कि मैंने अभी शुरुआत में बात बोली थी, यानी उच्च स्तर के जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं जिनके पास अधिकतर भूमिधर जातियाँ हैं, यानी इनके पास जमीन वगैरह है और भारत के अनेक क्षेत्रों में इनका ग्रामीण समाज में
प्रभाव भी रहा है। इनके बारे में हमने आपकी इसी समाजशास्त्र की पुस्तक में जिक्र भी किया था, प्रबल जातियों वाली में। जैसे आपने यादव जाति देखी, जाट जाति देखी, गुजरात में पटेल देखी। वैसे तो ओबीसी में जातियां हैं, लेकिन ये अन्य पिछड़े वर्गों में उच्च स्तर पर जातियां मानी जाती हैं, क्योंकि इनके पास जो भूमि संसाधन वगैरह हैं वो अच्छे खासे हैं। देखिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। जो कुछ मैं तथ्य आपको बता रहा हूँ वो सारे तथ्य आपकी किताब से ही लिए गए हैं। आपको प्रबल जातियों वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने 4 चैप्टर पहले पढ़ाया है, आप पढ़ लेना, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्रबल जातियों में, जिक्र भी किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी में कुछ जातियाँ तो ऊंचे पायदान पे मौजूद हैं, यानी ऊपरी पायदान पे मौजूद हैं, जिनके पास भूमि संसाधन वगैरह हैं। और वहीं यहाँ पर कुछ निम्न स्तर के अन्य पिछड़े वर्ग भी हैं, जो कि बहुत ही गरीब हैं और सुविधा वंचित लोग हैं। यानी अक्सर सामाजिक आर्थिक दृष्टि से ये दलितों से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। यानी ओबीसी में सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोग हैं, इनकी स्थिति वास्तव में शेड्यूल्ड कास्ट की जो जातियां हैं उनके समान ही, उनके समतुल्य ही है। तो यहाँ पर इनके बीच जो असमानताएं हैं, इनके बीच जो घोर विषमताएं भरी पड़ी हैं, तो इस वजह से आप देखेंगे कि राजनीतिक श्रेणी की समस्याओं से निपटना बहुत कठिन बना दिया। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर, और ये बात बार बार तत्कालीन जो सरकार आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है इस बात को आइडेंटिफाई कर रही है, समझ रही है। ओबीसी जो आरक्षण का लाभ मिला है वास्तव में यहाँ पर अगर देखा जाए उठाकर, तो ओबीसी आरक्षण का लाभ ओबीसी में मौजूद जो उच्च स्तरीय जातियां उनको सबसे ज़्यादा मिला है, जबकि यहाँ पर जो ओबीसी में ही निम्न पायदान पर मौजूद जातियां उनको उतना लाभ नहीं मिल पाया है, और इस वजह से उनका जो है उत्थान नहीं हो पाया। ये बात गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने इस बात को लेकर, आपको याद होगा, ये भी यहाँ पर घोषणा की गई थी अभी 3-4 साल पहले कि ओबीसी में भी यहाँ पर कैटेगरी बनाई जाएंगी, सब कैटेगरी बनाई जाएंगी। जैसे सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनको 12% आरक्षण, उसके बाद उनसे कम को 9% आरक्षण की श्रेणी में, और जिनकी स्थिति अच्छी खासी है ओबीसी में उनको 7% आरक्षण दिया जाएगा। यानी ऐसे करके 27% का प्रावधान रखा गया था उसमें। हालांकि वो उस समय विरोध के चलते, राजनीतिक विरोध के चलते वो पॉसिबल नहीं हो सका, लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट प्लान यही कर रही है कि ओबीसी में जो जातियां ऊपरी पायदान में पहुंच गई हैं उनको जो है कह सकते हैं उनको छांट कर, यानी उनको आरक्षण जो है कम करके जो इनके निचले पायदान पे मौजूद जातियां उनको भी यहाँ पर लाभ पहुंचाया जाए, उनके लिए भी कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाए। तो इस उद्देश्य ने सब कैटेगराइज करने की तैयारी कर रही है। तो ये बात आप करंट का इश्यू है, आप इन्हें जोड़कर पढ़ते रहा करिए, देखते रहा करिए, ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यद्यपि उच्च स्तर के जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, जो उच्च वर्ग के जो ओबीसी वाले जो हैं लोग हैं, इनका ग्रामीण क्षेत्रों में अपना अच्छा खासा प्रभुत्व है, क्योंकि इनके पास जमीन जायदाद अच्छी खासी है। वहीं नगरों में अगर हम देखें तो नगरों में अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति काफ़ी खराब है। अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति खराब होने का मतलब क्या है? जो निम्न वर्ग की, जो पिछड़ी वर्ग की जातियां हैं वो नगरों में काम की तलाश में जा रही हैं और वहाँ पर वो मजदूर बनकर रह गई हैं। ये स्थिति यहाँ पर निकल कर आई है। तो आप यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पर ओबीसी जो उच्च जातियां हैं ओबीसी में उनकी स्थिति मजबूत है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में ओबीसी की जातियों की स्थिति काफ़ी खराब है। यानी उनकी स्थिति बिल्कुल अनुसूचित जातियों की भांति है। ये यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी किताब बोल रही है। अगली आपकी हेडिंग है, ये है आदिवासी संघर्ष, यानी कि जो जनजातीय संघर्ष या आदिवासी संघर्ष, इसके बारे में हम देखेंगे। अनुसूचित जातियों की तरह अनुसूचित जनजातियों को भी आपको पता है भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से निर्धनता, शक्तिहीनता तथा सामाजिक लांछन से पीड़ित सामाजिक समूह के रूप में से पहचाना गया है। और ये जो जनजातियां हैं इनको वनवासी समझा गया है, जिनके पहाड़ी या जंगली इलाकों के विशिष्ट परिस्थितियों में आवास ने उनकी जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं को आकार दिया है। यानी इनका माना जाता है इनका अपना एक अलग कल्चर रहा है, इनकी एक अलग अर्थव्यवस्था रही है, इनका एक अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। ये बिल्कुल बात सही भी है, आपने पढ़ा भी है इनके बारे में, जनजातियों के बारे में, कि इनमें जाति व्यवस्था नहीं होती है, समुदाय जो है कहीं ना कहीं घनिष्ठ संबंध होते हैं और ये कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये बात आप सभी को मालूम होगी। हालांकि यहाँ पर कई लोग ये मानते हैं कि ये बिल्कुल पृथक रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम पूर्ववर्ती अध्यायों में पढ़ चुके हैं, ये जातियाँ बिल्कुल पृथक नहीं रही हैं। यानी पृथक में मतलब अलग नहीं रही हैं, यानी कि इनका सरोकार आपकी जाति व्यवस्था वाली जातियों से भी रहा है, तमाम राजवंश वगैरह हैं उनके साथ भी इनका सरोकार रहा है। तो यहाँ पर वे एकदम अलग थलग या संपर्कहीन नहीं थे। जनजाति समूहों का हिंदू समाज और संस्कृति से लंबा निकट नाता रहा है। यहाँ पर ये भी आप देखेंगे, यानी लंबे समय तक ये मिलती जुलती रही है, मेल मिलाप हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर देखेंगे जो जनजाति और जाति के बीच की जो परिसीमाएं हैं काफ़ी जीर्ण सीढ़ हो गई हैं, यानी काफ़ी कम हो गई हैं। अगर हम जनजाति यानी आदिवासी जातियों की स्थिति देखें तो आदिवासी जातियाँ पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी घनी स्थिति में हैं। वहीं आपके मध्य भारत में ये जनजातियाँ जो हैं वो इतनी घनी स्थिति में नहीं है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में इनका जो है जमावाड़ा है। 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक बहुत से गैर जनजाति लोग मध्य भारत के जो है जनजाति इलाकों में जाकर शिफ्ट हुए हैं, जाकर बस गए हैं।
और उन्हीं जिलों के जनजाति लोग भी रोजगार की तलाश में बागानों, खानों, कारखानों और रोजगार के अन्य स्थलों में चले गए हैं। यानी कि एक स्थिति का वर्णन किया गया है कि तमाम मध्य भारत में जो गैर जनजाति लोग हैं वो जनजाति इलाकों में जाकर बस रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके संसाधनों पर खरीदारी कर रहे हैं, संसाधनों पर कब्जा जमा रहे हैं, ऐसे करके उनकी बसावट वहाँ पर होती जा रही है। वहीं अपने स्वरोजगार से या अपने संसाधनों से वंचित किए जाने के कारण ये लोग क्या है, जो जनजाति लोग हैं यानी आदिवासी लोग हैं, अपने संसाधनों से बेघर किए जाने के कारण इनके पास कोई रोजगार नहीं है, और रोजगार ना होने की वजह से इन्हें क्या है, शहरों में रोजगार की तलाश में जाना पड़ रहा है या फिर किसी बागान में, खान में काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे करके ये यहाँ पर अंतर दर्शाया गया है। जिन इलाकों में जनजाति लोगों की आबादी घनी है वहाँ आमतौर पर उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत गैर जनजाति लोगों की अपेक्षा कहीं बदतर है। ये हकीकत है। यानी जनजाति लोगों की आबादी घनी होने से मतलब ये नहीं है कि उनकी आर्थिक स्थिति बेटर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति आज भी गैर जनजाति लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बदतर है। यानी खास करके गरीबी और शोषण की परिस्थितियों से आज भी लोग अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इनका ऐतिहासिक कारण भी है। ऐतिहासिक कारण ये है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं, कि जब औपनिवेशिक शासन स्टार्ट हुआ है तो ब्रिटिश सरकार ने जो कानून लाकर, यानी कि जो आपके जंगलों को लेकर जो कानून लेकर आए, उन कानूनों को लाकर इन्होंने क्या किया, इनको प्रतिबंधित कर दिया। यानी उनको उनके प्राकृतिक आवास से प्रतिबंधित कर दिया। यानी आप खुद सोचिए, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के घर से निकाल दिया जाए तो उसे कैसा लगेगा। ये जातियां वो जातियां थी जो सदियों से प्रकृति की गोद में जन्म लिया है, इन्होंने प्रकृति की गोद में पली बड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर जब उन्हें अचानक से जंगलों से निकाल दिया गया है तो ऐसे करके क्या रहा, ऐसे करके इनका कहीं ना कहीं इनको एक भारी संकट से गुजरना पड़ा, और ये जातियां कहीं ना कहीं अपनी जो पैतृक रीति रिवाज हैं, अपने मूल रीति रिवाज हैं, उनको खोती गईं और कहीं ना कहीं मजदूर बनकर रह गईं। तो ये जो सिलसिला है आगे स्वतंत्र भारत में भी जारी रहा। यानी ऐसा नहीं है कि औपनिवेशिक भारत में ही कानून बने हों जंगलों को लेकर, स्वतंत्र भारत में भी कानून बने, और कानून बनने की वजह से आप देखेंगे कि कई सारे कानूनों ने क्या है, जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया। और खास करके जो झूम खेती वगैरह है, झूम खेती का मतलब आप जानते होंगे, शिफ्टिंग जो है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे हम बोलते हैं, झूम खेती जिसे बोलते हैं, यानी कि किसी एक स्थान की वन संपदा को जलाकर जमीन साफ करके वहाँ पर खेती की जाती है, और जैसी वो जमीन जो अनउपजाऊ हो जाती है उसको छोड़कर किसी नई जगह पर चले जाते हैं, और इसे जमीन को जो पड़ती जमीन के रूप में छोड़ देते हैं जब तक कि अपनी उर्वरता प्राप्त नहीं कर लेती है। तो इसे झूम खेती कहते हैं। तो झूम खेती को प्रतिबंधित किया गया है। इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। खास करके हम ये देखेंगे अभी तत्कालीन जो सरकारें भी हैं, यानी कि वर्तमान गवर्नमेंट या फिर 1947 के बाद जो हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, और जो सरकारें आई हैं, उन्होंने भी यही किया है। उन्होंने खास करके औद्योगिक उत्पादन के लिहाज से वनों का संरक्षण किया है, खास करके इमारती लकड़ी के लिए, किसी फैक्ट्री वगैरह की लकड़ी के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे संरक्षण तो किया गया वनों का, लेकिन अपने निज उद्देश्यों के लिए, आदिवासियों के उद्देश्यों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप वही देखेंगे, जब आदिवासियों से वनों की उपज और खेती के लिए जमीन छिन गई, तब वे या तो वनों का अवैध रूप से इस्तेमाल करने को मजबूर हो गए, या फिर दिहाड़ी मजदूरी की तलाश में वन छोड़कर अन्यत्र चले गए। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। 1947 के बाद भी स्थिति उनकी यथावत बनी रही, जैसी की तैसी बनी रही। सरकार ने कोई ज़्यादा कदम नहीं उठाए। यानी आप ये देखेंगे औपनिवेशिक शासन में जैसे अंग्रेजों ने वनों पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक वैसे ही भारत सरकार ने भी यहाँ पर तमाम जो वनों को रिजर्व, आरक्षित वन वगैरह घोषित किया है, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह घोषित किया है। तो ये सब चीज़ें जो घोषित की गई हैं, इनकी वजह से क्या हुआ है, वनों पर सरकार का एकाधिकार बना रहा, और वनों के दोहन और कटाई वगैरह में जो सरकारी जो आप देखेंगे टेंडर वगैरह उठते हैं, उन सब में जो कहीं ना प्रक्रिया वो बढ़ती रही। तो इस वजह से आप देखेंगे इनकी जो नीतियां हैं भारत सरकार की, इन नीतियों की वजह से जो आदिवासी हैं उनको अपने मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और ऐसे करके वो अपने मूल स्थान छोड़कर बाहर निकल गए हैं। और बाहर निकलने का रीजन ये बना है, बाहर निकलने का यहाँ पर ये परिणाम ये हुआ है कि उनकी जो परंपराएं हैं वो पूरी तरह से नष्ट होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूंजी प्रधान औद्योगिकरण की नीति को कार्यान्वित करने के लिए खनिज संसाधनों और विद्युत उत्पादन की क्षमताओं की आवश्यकता थी, और ये क्षमताएं और संसाधन मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में ही स्थित हैं। देखिए, ये बात आप जानते हैं, और आपको मैंने जियोग्राफी में भी बोली थी और सोशियोलॉजी में कई बार बताई है कि भारत के लगभग 90% खनिज संसाधन आपके जो हैं वो सारे आदिवासी इलाकों में मौजूद हैं। लेकिन आप सोचिए, 90% जो आपके खनिज संसाधन हैं आदिवासी इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन आदिवासियों को इनका जो है बिल्कुल लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि आदिवासियों को इनकी ज़मीनों से वंचित कर दिया गया है। जैसे आप देखेंगे, नई खनन और बांध परियोजनाओं के लिए जल्दी से आदिवासी भूमियों को अधिग्रहित कर ली गई हैं, और इसके बदले में उन्हें पर्याप्त मुआवजा वगैरह भी नहीं दिया गया है, ना तो उनके पुनर्वास की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की गई है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे राष्ट्रीय विकास
और आर्थिक समृद्धि के नाम पर इन सबको न्यायोचित ठहराया गया है। यानी कि इन्हें न्यायोचित ये ठहराया गया है कि भाई देश के संसाधन हैं, खनिज संसाधन देश के लिए होते हैं, देश की संपदा होते हैं, तो इनका इस्तेमाल करना कुछ गलत नहीं है। हाँ, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन किसी का घर उजाड़ कर नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, खनिज संसाधनों के लिए इन लोगों का वास्तव में घर उजाड़ दिया गया है। तो वो स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे भारत में आपको पता होगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बना, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर आपका पोलावरम बांध बना। तो इनसे क्या है, लाखों आदिवासी विस्थापित हुए हैं इनसे, और आज भी विस्थापन की प्रक्रिया चल रही हैं। आपने देखा होगा बहुत जैसी जो परियोजनाओं की नींव रखी जाती है उनके लिए एक भारी संख्या में, एक बड़ी संख्या में जो है भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, और ऐसी भूमि का अधिग्रहण होने के उपरांत क्या होता है, उन लोगों को वहां से कहीं ना कहीं निकाल दिया जाता है। कुछ लोगों को जो है पुनर्वास के जरिए घर मिल जाता है, कुछ लोग जो है वंचित हो जाते हैं, या फिर जो मुआवजा वगैरह दिया जाता है, मुआवजे के नाम पर जो धनराशि दी जाती है वो कह सकते हैं अनुपयुक्त होती है, वो पूरी अपूर्ण होती है, यानी कि अपने आप में पूर्ण होती नहीं है, यानी कि खानापूर्ति की जाती है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस वजह से इनकी स्थिति लगातार गिरती चली जा रही है। यहाँ पर दलित शब्द की तरह जो आदिवासी शब्द भी है, ये राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया है। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि मूल निवासी, और इस शब्द को औपनिवेशिक सरकार और बाहरी बासिंदों तथा साहूकारों द्वारा की जा रही घुसपैठ के विरुद्ध संघर्ष के अंतर्गत 1930 के दशक में से गढ़ा गया था। मूल निवासी जो शब्द है, ये शब्द कहाँ से व्युत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है, जब यहाँ पर बाहरी बासिंदे इनके इलाकों में एंट्री मार रहे थे और लगातार इनसे प्रतिरोध चल रहा था, या फिर साहूकार वगैरह इनके क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहे थे, तब यहाँ पर एक शब्द गढ़ा गया है मूल निवासी, यानी कि ये लोग जंगलों के रहने वाले मूल निवासी हैं, तो इनके लिए ये शब्द ये प्रयोग किया गया है। यहाँ पर यह भी है, भारी विडंबनाओं और उपेक्षाओं के बावजूद अनेक जनजातीय समूह भारी लोगों और सरकार के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं। यानी आपने दीकू वर्ड सुना होगा, दीकुओं, इसे डिक्कू भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने ये इन्हीं का संघर्ष है, यानी कि जब भारी लोग इनके जो प्राकृतिक आवास स्थल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें ये दीकू मानते हैं। खास करके तमाम आंदोलन भी हुए हैं, जैसे उन आंदोलनों की कुछ उपलब्धियां भी हुई हैं, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बने हैं, आदिवासी राज्य बने हैं। यानी आपको पता है झारखंड बिहार से और छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर बना है। यानी आदिवासी और उनके संघर्ष दलित संघर्ष से भिन्न भी हैं। क्यों भिन्न है? क्योंकि दलितों के विपरीत आदिवासी क्या है, संलग्न इलाकों में संकेंद्रित थे, इसके लिए वे अपने अलग से राज्य की मांग कर सके। तो यहाँ पर दलितों में और आदिवासी संघर्षों में यहाँ पर भिन्नता देखने को मिलेगी। हालांकि वर्तमान स्थिति में उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अभी की देखें तो लगातार अब समान स्थिति बन गई है। यानी उनके पास भी संसाधन नहीं है, यानी दलितों के पास भी संसाधन बहुत कम है, और आदिवासियों के संसाधन भी लगभग गवर्नमेंट ने छीन लिए हैं। यहाँ पर एक कहानी का जिक्र किया गया है। कहानी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी केवल बताई गई है कि इस तरह से एक उड़ीसा में एक स्टील प्लांट लगाने के लिए प्रशासन पर दबाव था, और प्रशासन के सामने जो वहाँ के स्थानीय जनजाति लोग हैं ये प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, और जो प्रशासन ने सरकार के दबाव में क्या है इन लोगों पर गोली चला दी है। इसमें से लगभग 12 लोग मारे गए हैं, कई लोग जख्मी भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यही हुआ कि वहाँ पर प्लांट लगाया, स्थापित किया गया है। तो ये हर जगह की कहानी है, किसी एक जगह की कहानी नहीं है। यानी जिसकी सरकार होती है, प्रशासन भी उसके हाथ में होता है, और ये सारे कृत्य या क्रियाकलाप एक आम बात बन गई है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। अगली आपकी जो हेडिंग है ये है आपकी स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष। हमने यहाँ पर आपके शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, आदिवासी समुदाय और अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में भी चर्चा कर ली। अब यहाँ पर स्त्रियों की बात करते हैं, क्योंकि आप ये बात तो जानते होंगे स्त्रियों की स्थिति भी हमारे भारत में, अगर हम उठाकर देखें तो भारत में स्त्रियों की स्थिति भी लगभग इन वर्गों के समान ही रही है। यानी स्त्रियों को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल घरों तक सीमित रखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच जैविक और शारीरिक स्पष्ट अंतरों के कारण अक्सर यही समझा जाता है कि लैंगिक असमानता प्रकृति की ही देन है। कई विद्वानों ने यह भी दर्शा दिया है कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानताएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक होती हैं। कई विद्वानों ने इस बात को साबित भी कर दिया है। यहां पर आप देखेंगे ऐसे कोई जैविक कारण नहीं दिखाई देते हैं जिनसे ये स्पष्ट हो सके कि सार्वजनिक शक्ति संपन्न पदों पर स्त्रियां इतनी संख्या में क्यों पाई जाती हैं। यानी कोई ऐसा ठोस जैविक कारण नहीं है, ज़्यादातर कारण सामाजिक कारण नहीं है। यानी आप देखेंगे जिन समाजों का स्वरूप सामान्य से हटकर है उनकी ओर से इस असमानता के विरोध में एक प्रबलतम तर्क भी दिया जाता है। जैसे क्या तर्क दिया जाता है कि यदि स्त्रियां परिवारों की मुखिया बनने और पारिवारिक संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने के लिए जैविक रूप से अयोग्य थीं तो फिर मातृवंशी समाज जैसे केरल का नायर समाज है, मेघालय का खासी समाज है, ये आज भी मातृवंशी क्यों है?
यानी तमाम लोग ये तर्क की आलोचना करते हैं कि भाई आप ये कह रहे हैं कि भाई स्त्रियां जो है परिवार का उत्तराधिकारी या मुखिया बनने के लिए अयोग्य हैं जैविक रूप से, तो हमारे भारत में केरल का नायर समाज और मेघालय का खासी समाज ऐसा क्यों है जहाँ पर मातृवंशी समाज आज भी परंपरा कायम है। अफ्रीका में देखें, अफ्रीकी समाज में स्त्रियां ही किसान हैं, व्यापारी भी हैं और ये दोनों काम अपना सफलतापूर्वक कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे जो स्त्रियों के साथ भेदभाव हुआ है वो जैविक रूप से नहीं हुआ है, वो बल्कि सामाजिक रूप से हुआ है और वही चीज़ें आप यहाँ पर बताई गई हैं। आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति के बारे में चिंतन कब स्टार्ट हुआ है वो बात बताई गई है कि आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी के मध्य वर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलन के हिस्से के रूप में यहाँ पर उदित हुआ है। यानी 19वीं सदी के मध्य में यहाँ पर जो मध्यवर्गीय जो सामाजिक सुधार आंदोलन है इसमें ही स्त्रियों के उत्थान की बात यहाँ पर हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि ये जो मध्यवर्गीय समाज सुधार आंदोलन हुआ था तो इन्हें अक्सर मध्यवर्गीय सुधार आंदोलन की संज्ञा इसलिए दी गई थी कि जितने समाज सुधारक थे उस समय तो ये सब पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग से थे, इसलिए इन आंदोलनों को मध्यवर्गीय सुधार आंदोलन की संज्ञा दी गई है। यानी खास करके जितने भी समाज सुधारक हुए हैं स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए वो सब पश्चिमी के विचारों को उन्होंने ग्रहण किया था और पश्चिम के विचारों का ग्रहण करते हुए तब उन्होंने ये सुधार के कार्य प्रारंभ किए थे। वे अक्सर आधुनिक पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों द्वारा और अपने स्वयं के अतीत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व एवं गौरव महसूस करते हुए इन सुधारों के लिए प्रेरित थे। यानी कि वो क्या है, पश्चिम के लोकतांत्रिक जो विचार हैं उन विचारों क्या है, उन विचारों को अपने साथ ऐड करते हुए और अपनी जो अतीत की लोकतांत्रिक परंपराओं हैं इनको ऐड करते हुए गर्व और गौरव महसूस करते थे और उनका मानना यह था कि स्त्रियों को भी यहाँ पर बराबर आज्ञा दी जाए, बराबर अधिकार दिए जाएं, स्त्रियों की स्थिति में भी यहाँ पर सुधार लाया जाए। तो यहाँ पर आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बंगाल में राजा राममोहन राय ने सती विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो सुधारक रहे हैं रानाडे रहे हैं, इन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया है। ज्योतिबा फुले जो हैं इन्होंने जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई है। वहीं सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया है। देखिए, समाज, धर्म और स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। आपको ये भी पता होगा इन्होंने इसी के साथ एक दशक पहले राय ने जो है सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया है और उस समय ये स्त्री संबंधी पहला अभियान था। राममोहन राय के जो विचार थे खास करके ये पश्चात तर्क संगति से प्रेरित थे। साथ ही साथ इन्होंने भारतीय जो पारंपरिक विचार हैं उनका भी इन्होंने मिश्रण किया है। राममोहन राय ने जो सती प्रथा है इसका विरोध इस आधार पर यानी मानवता के आधार पर, खास करके जो नैसर्गिक अधिकार हैं यानी प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत हैं उनके अकॉर्डिंग और जो हिंदू शास्त्रों में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसका जो है विरोध किया है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हिंदुओं की ऊंची जातियाँ थी उसमें जो विधवाओं की स्थिति थी वास्तव में बहुत ज़्यादा दुष्कर थी, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कष्टकर थी। तो इस बात को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हुए यानी हिंदुओं की ऊंची जातियों में विधवाओं के साथ उस समय किया जा रहा जो निंदनीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार एक प्रमुख मुद्दा था और इसे भी सामाजिक सुधारकों ने यहाँ पर उठाया है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो उच्च जातियों में स्त्रियों की जो स्थिति थी वहाँ पर ज़्यादा बेटर नहीं थी। उच्च जातियों में भी स्त्रियों को बिल्कुल दबा कर रखा जाता था, उन्हें बिल्कुल अधिकार नहीं दिए गए थे, उन्हें जो है ना तो सामाजिक रूप से उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उस समय जो उच्च जातियों में जो विधवाएं होती थी उनका जीवन वास्तव में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं दबावपूर्ण रहता था। तो इस बात को यहाँ पर दृष्टिगत करते हुए रानाडे ने यहाँ पर इस संबंध में एक बिशप हैं यानी कि जोसेफ बटलर, इनके विद्वानों के लेखों का उपयोग किया और इनकी कृति थी एनोलॉजी ऑफ रिलीजन और साथ ही साथ एक और थी 3 सर्मन्स ऑन ह्यूमन नेचर। तो इन सब पर एक नैतिकता के आधार पर एक यहाँ पर एक पाठ्यक्रम में एक अपनी प्रस्तुति पेश की है विधवा विवाह के ऊपर। यानी कि इन्होंने क्या है पाश्चात्य जो भी यहाँ पर जो भी धर्मशास्त्री रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं, उनके विचारों को लेकर ये हमारे यहाँ जो हमारी हिंदू जातियों में अगली जातियों में जो विधवाओं की स्थिति थी उसके ऊपर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया है। यहाँ पर एम.जी. रानाडे ने एक यहाँ पर आप देखेंगे एम.जी. रानाडे द्वारा यहाँ पर एक लिखित ग्रंथ है दिस टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडोज और वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज में विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति का विवेचन की इसमें एक वर्णन भी किया है कि शास्त्रीय स्वीकृति का विवेचन भी किया है इन्होंने। क्या है जो पाश्चात्य हमारा
जो पाश्चात्य विचार हैं, इसके अलावा भारतीय साहित्य। देखिए भारतीय साहित्य अगर आप पढ़ेंगे, भारतीय साहित्यों में भी अगर आप जो हिंदू साहित्य अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कई बार जिक्र किया गया है पुनर्विवाह का। तो इन्होंने वही सब एग्जाम्पल यहाँ पर उठाए और उन एग्जाम्पल को रखते हुए इन्होंने ये मान्य करार दिया कि जो विधवा विवाह के लिए यहाँ पर आप उंगली उठा रहे हैं, विधवा विवाह के लिए आप जो है सहमत नहीं हो रहे हैं, आपके धर्मों में ही ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये अपने अपने तर्क यहाँ पर रखे हैं। आप देखेंगे रानाडे और राममोहन तो 19वीं सदी के समाज सुधारक थे जो कि ऊंची जातियों से बिलोंग करते थे। हालांकि यहाँ पर हमें कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो कि अपवर्जित जाति से भी आए हैं। तो यहाँ पर अपवर्जित जाति से आने वाले जो सुधारक हैं वो आपके ज्योतिबा फुले हैं। उन्होंने जो है जाति और लैंगिक दोनों प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है। इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की है और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से सत्य की खोज पर बल दिया है। व्यावहारिक सामाजिक सुधारकों के लिए फुले ने जो सबसे पहले पारंपरिक ब्राह्मण संस्कृति में जो सबसे नीचे समझे जाने वाले समूह थे उनके लिए, स्त्रियों के लिए और अछूतों को सहायता देने का प्रयत्न किया, यानी इनके लिए विद्यालय के दरवाजे खोले हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। इन सब के अलावा मुस्लिम यानी इस्लाम में भी कुछ यहाँ पर सुधारक हुए हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान हुए हैं। इन्होंने मुस्लिम समाज को यहाँ पर सुधारने का प्रयत्न किया है। ये चाहते थे कि जो लड़कियों की शिक्षा है उन्हें शिक्षित किया जाए, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर ही किया जाए। यानी उन्हें शिक्षित करने के फेवर में तो थे, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर ही। तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर एक व्यक्ति और हैं जो है आपके आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती जी। तो इन्होंने भी महिला शिक्षा को समर्थन किया है, लेकिन इनका विचार यहाँ पर ये था महिलाओं की शिक्षा को लेकर कि उनके लिए एक अलग किस्म का पाठचर्या हो, यानी उनका जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाए एक अलग किस्म का हो, पुरुषों से भिन्न हो। तो यहाँ पर इन्हें धार्मिक उसूलों की शिक्षा दी जाए, यानी घर गृहस्थी चलाने की कलाएं, शिल्प और बच्चे को पालन पोषण कैसे करना है इनका प्रशिक्षण दिया जाए। यानी कहने का मतलब क्या था, इन्होंने खास करके महिलाओं को जो शास्त्रों में, जो धर्म में महिलाओं का स्थान है उसके अकॉर्डिंग शिक्षित करने की सलाह दी है। कहने का मतलब यहाँ पर एक लाइन में अगर समझा जाए तो ये आपके दयानंद सरस्वती के विचार हैं। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें हैं। यहाँ ये मान लिया जाता है कि स्त्रियों के अधिकारों के लिए जो समाज सुधार की लड़ाई हुई है पूर्ण रूप से पुरुष सुधारकों द्वारा ही लड़ी गई थी, और यह भी स्त्रियों की समानता के विचार से बाहर आयातित थे। यानी कई बार ये मान लेते हैं कि जो स्त्रियों की समानता की लड़ाई लड़ रहे थे वो खास करके पुरुष लड़ रहे थे, स्त्रियां तो आगे भी नहीं आई थी। हालांकि कुछ स्त्रियां आपकी 19वीं और 20वीं सदी में देखने को मिली हैं जिन्होंने अपने अधिकारों की बात, अपने अव्यक्त की जो बात है वो सबके सामने रखी है। जैसे यहाँ पर एक स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक लिखी गई है और ये महाराष्ट्र की एक गृहिणी है ताराबाई शिंदे, इनके द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने पुरुष प्रधान समाज में जो दोहरा मापदंड अपनाया गया है इसका इस पुस्तक के माध्यम से विरोध किया है। इन्होंने यहाँ पर इसमें एक जिक्र किया है, एक ब्राह्मण विधवा को न्यायालय ने मृत्युदंड दिया है। मृत्युदंड क्यों दिया है? क्योंकि जो ब्राह्मण विधवा औरत है इसने अपने नवजात शिशु की हत्या कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि वो उसकी नाजायज संतान है। वहीं वो पुरुष जिसका वह बच्चा है उसका पता लगाने या उसे दंड देने का यहाँ पर कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। तो उन्होंने इस तरह का लेके लिखा है तो एकदम उस समय खलबली मच गई समाज में कि भाई महिलाएं भी विरोध कर रही हैं। महिलाएं जो आज दिन तक पुरुषों के अधीन रही हैं, पुरुषों से डरकर चली, वो आज हमारे सामने विरोध कर रही हैं। तो ये तो आपकी ताराबाई शिंदे के विचार हैं। इसी में एक और हुई है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, जिन्होंने सुल्तानाज ड्रीम नामक कहानी लिखी है और ये काफ़ी फेमस भी हुई है। तो इनका जन्म जो था धनी बंगाली मुस्लिम परिवार में हुआ था और वह इस मायने में खुशनसीब थी कि उनके पति जो थे उदार दृष्टिकोण के थे और उन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में, फिर बांग्ला में, फिर अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की है। खास करके आप यहाँ पर जब देखेंगे तो बेगम रुकैया ने जब अंग्रेजी में अपनी योग्यताओं को परखने के लिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या सुल्ताना का सपना नाम एक यहाँ पर एक कहानी लिखी है, तो उससे पहले ही उन्हें जो है उर्दू और बांग्ला की लेखिका का यहाँ पर खिताब मिल चुका था। यानी कि उर्दू और बांग्ला की पहली लेखिका के रूप में जानी जाती हैं जो है रुकैया शेखावत। यहाँ पर आप देखेंगे जो इनका सुल्ताना ड्रीम नाम का जो कहानी है उसमें अगर हम देखें तो ये भारत में विज्ञान कथा के लेखन का प्रारंभिक नमूना माना जाता है कि नहीं, उस समय तक कोई महिला विज्ञान के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती थी और इन्होंने अपनी कहानी में तमाम वैज्ञानिक विचारों को यहाँ पर प्रोत्साहित किया है, तमाम वैज्ञानिक विचारों को रखा है। और आप देखेंगे केवल भारत में ही नहीं है बल्कि विश्व भर में कहीं भी किसी महिला लेखिका के द्वारा रचित प्रथम कृति का उदाहरण भी है इस तरह की जो वैज्ञानिक कृति है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से वहाँ एक सुल्ताना ड्रीम में एक लेडी लैंड नामक जगह है, यानी यहाँ पर स्त्रियों की जगह है ये लेडी लैंड। तो यहाँ पर पुरुष क्या है, पुरुष स्त्रियों के सारे काम करते हैं, पर्दे के अंदर रहते हैं। वहीं स्त्रियाँ जो हैं वो वैज्ञानिक रूप से उपकरण बनाने में, उनके आविष्कार करने में आगे बढ़ी हुई हैं। वे ऐसी ऐसी मशीनें तैयार करती हैं महिलाएं जो कि बादलों के नियंत्रित करके वर्षा करवा सकती हैं। मशीनें, यान, हवाई कारें वगैरह बनाने में सफल हुई हैं जो आकाश में उड़ रही हैं। इस तरह के आप देख रहे हैं अत्याधुनिक विचारों के ऊपर जो फिक्शन लिखा है ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अपने आप में पहला ऐसा फिक्शन है जो किसी महिला के द्वारा लिखा गया है। तो ये यहाँ पर बात बताई गई है।
1931 में आप देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ है, तो यहाँ पर भी भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में घोषणा की गई है और इसमें भी स्त्रियों को समानता का अधिकार देने के लिए बात रखी गई है। यानी कहा गया है कि सभी नागरिक जो हैं वो कानून के समक्ष समान होंगे, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ, लिंग कोई भी हो। किसी भी नागरिक को उनके धर्म, जाति, लिंग इनके कारण सार्वजनिक रोजगार से या फिर सख्त या सम्मान का पद दिए जाने से यहाँ पर मना नहीं किया जाएगा, उसे निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का इन्होंने कहा है, स्त्रियों को मत डालने का यहाँ पे और उन्हें प्रतिनिधित्व करने का यहाँ पर अधिकार दिया है। इस तरह की बातें इन्होंने भी की हैं कांग्रेस वालों ने। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 2 दशक बीत जाने के बाद भी 1970 के दशक में स्त्रियों का मुद्दा फिर से यहाँ पर खड़ा हुआ है। 19वीं सदी में जो सुधार आंदोलन था वो खास करके सती प्रथा, बाल विवाह, इन जैसी पारंपरिक कुरीतियों को लेकर यहाँ पे विधवाओं के साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा था, इसको बल दिया गया है। 1970 के दशक में ये आंदोलन जब खड़ा हुआ है तो ये आधुनिक मुद्दों को लेकर खड़ा हुआ है, जैसे पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ रेप वगैरह हो जाता था, दहेज के लिए हत्या हो जाती थी, या फिर लोकप्रिय माध्यमों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कम था। तो इस बात पर ध्यान यहाँ पर आकर्षित करवाया गया है तमाम मांग उठाकर। और आप देखेंगे यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते कि 19वीं सदी में यहाँ पर 1980 के दशक तक आते आते और यहाँ पर यह भी पाया गया है कि स्त्रियों से सरोकार रखने वाले बहुत से कानून जो हैं वो 19वीं सदी से अब अपरिवर्तित रूप में ज्यों के त्यों रख दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि 20वीं सदी में 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी में जो महिलाओं को लेकर जो धारणाएं बनी हुई थी और महिलाओं से संबंधित जो कानून बने हुए थे वो आज भी 20वीं और 21वीं सदी में फॉलो किए जा रहे हैं, जो कि अब अप्रासंगिक हैं, उनको बदला जाना जरूरी है। तो इस तरह की मांगे भी यहाँ पर उठी हैं। खास करके आप देखेंगे कि स्त्रियों के अधिकार की या फिर अन्य किसी भी मुद्दे पर लाया गया सामाजिक परिवर्तन सदा सर्वदा के लिए स्थायी नहीं होता है। हमें ये लड़ाई बार बार लड़नी होगी और आगे भी जारी रखनी होगी, तभी हम स्त्रियों के अधिकारों की बात यहाँ पर रख पाएंगे। अगली बात यहाँ पर, अगली हेडिंग जो आपकी दी गई है, ये है अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। यानी खास करके जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, दिव्यांग जिसे कहा जाता है, उनके बारे में कहा गया है। यानी डिफरेंटली एबल्ड। तो अन्यथा सक्षम लोग केवल इसलिए अक्षम नहीं है कि वे शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, लेकिन इसलिए भी अक्षम है कि समाज कुछ इस रीत से बना है कि वह उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता है। देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये बताई गई है कि ये लोग इस बात से अक्षम नहीं है कि शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित हैं, बल्कि इसलिए है कि समाज में जो रीति रिवाज बना दिए गए हैं वो वास्तव में इनकी जो जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी ये लोग अक्षम हैं। तो यहाँ पर भारतीय संदर्भ में भी अगर हम देखें या फिर अन्य जगहों पर इसका ऐतिहासिक विवरण देखें तो दिव्यांगता के बारे में तमाम कहानियां गढ़ी गई हैं। भारतीय संदर्भ में निर्योग्यता या विकलांगता आंदोलन के जो अग्रणी सक्रियतावादी और विद्वान हैं उनमें से एक अनीता गही हैं। अनीता गही का ये कहना है कि विकलांग लोगों की इस अदृश्य स्थिति की तुलना एक राल्फ एलिसन यानी कि अमेरिका के नोवेलिस्ट रहे हैं, इन्होंने एक इनविजिबल मैन नामक पुस्तक लिखी थी, तो उसकी तरह इन्होंने इसकी तुलना की है। एलिसन का जो इनविजिबल मैन नामक उपन्यास था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले जो अफ्रीकी अमेरिकी थे, इनके विरुद्ध प्रजातिवाद का एक खुला अभियोग पत्र है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसका कुछ वर्णन दिया गया है कि मैं एक अदृश्य व्यक्ति हूँ, समझे, केवल इसलिए कि लोग मुझे देखना ही नहीं चाहते। आप सर्कस के तमाशों में कभी कभी धड़ीन सिर देखा करते हैं और मेरी लगभग स्थिति वही है। यानी इन्होंने अपने विचारों को, अपने भावों को यहाँ पर रखा है। तो हमारे यहाँ जो अनीता गही हुई हैं, अनीता गही ने भी यहाँ पर जो राल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन वाला जो उपन्यास है उससे प्रेरणा लेते हुए जो अदृश्य व्यक्ति है उसकी तुलना यहाँ पर किससे की है? दिव्यांगजनों से की है, अक्षम व्यक्तियों से की है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अन्यथा सक्षम शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तथ्य इसकी ओर ध्यान दिलाता है कि आम लोग अक्षम शब्द का जो भाव समझते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ पर उस पर प्रश्न चिन्ह, जो आम लोग क्या है, कोई व्यक्ति मान लीजिए थोड़ा बहुत करने में सक्षम है, फिर भी आप उसे अक्षम समझ रहे हैं, तो आप उस ओर यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाइए, उसको आप रोकिए कि भाई बिल्कुल इनके ऊपर आप बिल्कुल दया की दृष्टि से मत देखिए, बल्कि इनको जो है स्वीकार करना सीखिए। कहने का मतलब ये है कि हम जब भी हमारे सामने कोई अक्षम व्यक्ति की बात आती है तो बिल्कुल उसे मान लेते हैं बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, अगर आप उसे प्रोत्साहन दें, आपको उसे सपोर्ट करें तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो वही बात यहाँ पर लाइन में लिखी गई है। आप देखेंगे विश्व भर में निर्योग्यता या अक्षमता का जो तात्पर्य समझा जाता है उनके कुछ आम लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे जो आपकी निर्योग्यता या अक्षमता है, इसको एक जैविक कमजोरी माना जाता है, और जब किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती हैं तो ये मान लिया जाता है कि ये समस्या उसकी बाधा या कमजोरी के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। यानी ऐसा ये एक विचार यहाँ पर मान लिया जाता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे अक्षम व्यक्ति को हमेशा शिकार यानी पीड़ित के रूप में देखा जाता है। ये हमारी समाज की सबसे बड़ी कमी है। यह माना जाता है कि निर्योग्यता उस निर्योग व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी हुई है। निर्योग्यता का जो मूल भाव है वो ये भी दर्शाता है कि निर्योग व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता है।
भारत में निरयोग जो हैं वो बाधित, अक्षम, अपंग, अंधा, बहरा जैसे जो विशेषण हैं इनका प्रयोग लगभग एक ही भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है कि ये बेकार व्यक्ति हैं। अगर किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए हम ये शब्द जो है ये शब्द आए दिन यूज करते हैं, तो अगर हम किसी व्यक्ति का अपमान करना चाहते हैं तो अपमान के दौरान हम इन्हीं शब्दों को गाली के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये आप देखते होंगे, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य के रूप में बात हो रही है कि भारत में किस तरह से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, किस तरह से लोगों की सोच बनी हुई है, उस बारे में यहाँ पर बताया गया है। खास करके इनको हम जो है बेचारा जैसे विशेषणों से संबोधित करने पर उसकी पीड़ित परिस्थिति और भी विकट हो जाती है। यानी कि एक तो बेचारा जो हम शब्द यूज करते हैं उसके लिए एक तो उसे जैविक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर है और ऊपर से आप उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो उसे बहुत कष्ट होता है। तो ऐसी सोच का मूल क्या है? ऐसी सोच का मूल कारण है सांस्कृतिक संकल्पना में निहित है, जो असमर्थ या दोषपूर्ण शरीर को दुर्भाग्य का परिणाम मानती है। यानी हमारे यहाँ जो सोच ऐसी जो बनी हुई है बेचारा वाली, ये कहाँ से निकल कर आई है? खास करके हमारी सांस्कृतिक संकल्पना से निकल कर आई है। और हम इसी सांस्कृतिक संकल्पना को लेकर हम ऐसे व्यक्तियों को ये मानते हैं कि भाई ये दुर्भाग्य का परिणाम है, आपने पिछले जन्मों में कुछ पाप किए होंगे, इस वजह से आपको ईश्वर ने इस तरह का यहाँ पर आपको शरीर प्रदान किया है, इस तरह का या फिर कष्ट प्रदान किया है, हम ये मानकर चलते हैं। यानी कि आम धारणा यह है कि विकलांगता पुराने कर्मों का फल है और उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। और इस प्रकार आप देखेंगे भारत में प्रचलित प्रमुख सांस्कृतिक विचारधारा और संरचना विकलांगता को आवश्यक रूप से व्यक्ति की विशेष स्थिति मानती है, जिसे उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपके अगर कर्म खराब है, बड़ी एक आसान कहावत भारतीय परिप्रेक्ष्य में है कि आपने अगर पिछले जन्मों में कुछ गलत कर्म किए हैं तो आप कहीं ना कहीं अपंग बनेंगे, इस तरह की जो चीजें होंगी आपके साथ। पौराणिक कथाओं में भी विकलांग लोगों की जो छवि चित्रित की गई है बहुत ज़्यादा निगेटिव चित्रित की गई है, उन्हें जो पॉजिटिव रूप में नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर जो अन्यथा सक्षम शब्द है वो इनमें से किसी भी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। जो अन्यथा सक्षम शब्द जिसके ऊपर हम ऊपर बात की गई थी, इनमें से जो कोई भी तर्क है उसको एक्सेप्ट ये नहीं करता है। यहाँ पर मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, मेंटली चैलेंज, दृष्टिबाधित, विजुअली इम्पेयर्ड और शारीरिक रूप से बाधित, फिजिकली इम्पेयर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग अब पुराने जो घिसे पिटे नकारात्मक भाव वाले शब्द थे जैसे मंदबुद्धि, अपंग, लंगड़ा, लूला, इसके स्थान पर किया जाने लगा है। पहली बात तो ये जान लीजिए। यहां पर कुछ चीजें और बताई गई हैं कि असक्षमता और गरीबी के बीच एक अटूट संबंध होता है। यानी कुपोषण, बार बार बच्चे पैदा करने से जो कमजोर माताएं हो जाती हैं, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, अपर्याप्त कार्यक्रम या भीड़ भाड़ भरे या किसी घर में दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो इन वजह से जो बच्चे होते हैं असक्षम बच्चे पैदा होते हैं, अक्षम बच्चे पैदा होते हैं। ये एक फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट यही है कि जिन माताओं के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर उन्हें जब गर्भावस्था के दौरान प्रॉपर रूप से पोषण वगैरह नहीं मिलता है या फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मानसिक दबाव वगैरह रहता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो विकास है गर्भ के अंदर, भ्रूण के अंदर, वो विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है और बच्चे कहीं ना कहीं इस तरह से यानी कि चैलेंज बैठे यहाँ पर पैदा होते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और आप ये देखेंगे अक्षमता जो है व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए भी पृथक्करण और आर्थिक दबाव को बढ़ाते हुए गरीबी की स्थिति पैदा करके उसे गंभीर बना देती है। कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति असक्षमता वाला व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है या असक्षमता वाला व्यक्ति के अंदर भाव आ जाता है तो लोगों को लगने लगता है भाई इस घर में एक विकलांग व्यक्ति है, पता नहीं क्या होगा आगे चलकर, कैसे शादी विवाह होंगे, किस तरह से इनका जीवन यापन होगा। तो इस तरह के जब भाव आ जाते हैं तो क्या होता है, लगातार वो परिवार गरीबी की ओर बढ़ता चला जाता है। खास करके आप देखेंगे जो असक्षम लोग हैं वो गरीब देशों में सबसे गरीब होते हैं। यानी गरीब देशों में इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गरीब है क्योंकि इनके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। हालांकि आपकी जो जनगणना हुई है 2011 की, तो इस जनगणना में कुछ विकलांगों के लिए दृष्टिकोण अपनाया गया है। 2011 की जनसंख्या गणना में आप देखेंगे इसमें घरेलू अनुसूची के माध्यम से विकलांगता संबंधी सूचना एकत्रित की गई है और परिवार के सभी व्यक्तियों से विकलांगता पर सवाल भी पूछे गए हैं। तो इस तरह के कुछ राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि उद्देश्य क्या है, जो विकलांगजन हैं या फिर दिव्यांगजन हैं उनके साथ भी यहाँ पर भेदभाव ना हो, उनको भी न्याय दिलाया जा सके। सामाजिक स्थिति में अगर हम देखें तो सामाजिक स्थिति में कोई व्यक्ति अछूता ना रह जाए, सभी व्यक्तियों का विकास होना चाहिए, सभी व्यक्तियों का कल्याण होना चाहिए। ये आपका वर्तमान समाजशास्त्र कह रहा है। तो इसी के साथ आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।